आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनका सफ़र किसी कहानी से कम नहीं। सोचिए, रामेश्वरम के तट पर एक छोटा लड़का अखबार बेचता हुआ, जिसके पास शायद ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। और वही लड़का आगे चलकर देश का सबसे बड़ा, सबसे सम्मानित वैज्ञानिक बना और फिर राष्ट्रपति भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, मिसाइल मैन। आज हम कलाम, मिसाइल मैन से जन राष्ट्रपति तक इस किताब से मिली कुछ जानकारियों के आधार पर उनके जीवन और उनकी सोच को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और उनका जीवन मतलब एक सटीक उदाहरण है कि कैसे साधारण शुरुआत से भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। 1931 में रामेश्वरम में जन्म हुआ, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही सामान्य परिवार में। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। आर्थिक तंगी थी, जाहिर है। तो बचपन में ही परिवार की मदद के लिए स्कूल के बाद अखबार बेचने का काम करते थे कलाम साहब। लेकिन हाँ, सपने हमेशा ऊंचे थे उनके। और उनके जो पढ़ाई की राह थी वो भी आसान नहीं थी बिल्कुल। मुझे याद है पढ़ा था कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए फीस का इंतजाम करना मुश्किल था। उनकी बहन ने, शायद बड़ी बहन ने, अपने गहने गिरवी रखे थे। जी हाँ, उनकी बड़ी बहन जोहरा ने, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, उसी नींव पर उन्होंने क्या कमाल की इमारत खड़ी की है। पहले DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, फिर 1969 में इसरो आ गए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए। इसरो में उनका काम तो मतलब मील का पत्थर साबित हुआ ना। बिल्कुल। वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और 1980 में इसी SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। वो भारत के लिए, आप सोचिए, कितना बड़ा एक ऐतिहासिक पल था। भारत स्पेस क्लब में शामिल हो गया था। हाँ, वो तो था ही। और स्पेस के बाद फिर आया मिसाइलों का दौर, IGMDP है ना। हाँ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 80 के दशक में वो DRDO वापस आए और इस बेहद अहम महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को लीड किया। इसी के तहत तो अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सब मिसाइलें बनी। और यहीं से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन गए थे। सही कहा। और फिर 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण को कैसे भूल सकते हैं। उस वक्त वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे और DRDO के सेक्रेटरी भी। वो पूरा मिशन बहुत ही गोपनीय था, बहुत दबाव था दुनिया भर का। लेकिन डॉक्टर कलाम ने उसमें एक मुख्य योजनाकार की भूमिका निभाई। हाँ, अटल जी की सरकार का वो कदम और उसमें डॉक्टर कलाम का रोल, उसने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। बिल्कुल। और उनके वैज्ञानिक समन्वय और मैनेजमेंट स्किल्स का भी वो एक बेहतरीन उदाहरण था। तो विज्ञान और तकनीक के शिखर से होते हुए वो पहुंचे देश के सर्वोच्च पद तक। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति। हाँ, और कमाल की बात यह है कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं थे, फिर भी लगभग सभी दलों का समर्थन मिला उन्हें। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए खोल दिया। इसलिए तो जनता के राष्ट्रपति कहलाए। उनका पूरा फोकस युवाओं को प्रेरित करने पर रहता था। हमेशा स्कूल, कॉलेजेस में जाना, बच्चों से बात करना। बिल्कुल। वो राष्ट्रपति होते हुए भी एक शिक्षक हमेशा रहे। और सिर्फ वैज्ञानिक या राष्ट्रपति ही नहीं, वो एक बेहतरीन लेखक और विचारक भी थे। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, कितनी ही किताबें हैं जिन्होंने लाखों लोगों को राह दिखाई। हाँ, उनकी बातें बहुत सीधी और असरदार होती थी। वो कहते थे ना, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं। बिल्कुल। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल। और एक और बात जो वो कहते थे, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्या गहरी बात है। उनका जाना भी मतलब उनके जीवन की तरह ही रहा। 27 जुलाई 2015 शिलोंग में IIM के छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। हाँ, और लेक्चर देते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो अपने आखिरी पल तक वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे पसंद था, पढ़ाना, प्रेरित करना। सच में डॉक्टर कलाम का जीवन एक असाधारण गाथा है। विनम्र शुरुआत, अटूट इरादे और राष्ट्र सेवा। उनकी कहानी यही सिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति हो, कड़ी मेहनत हो और सपने बड़े हों, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो एक विचार बन गए हैं, प्रगति का, सकारात्मकता का। तो उनकी विरासत यही है, सपने देखो, बड़े देखो और उन्हें पूरा करने में जुट जाओ। जैसा वो कहते थे, सपने देखने होंगे तभी तो वो सच होंगे। बिल्कुल। उनकी कहानी हर भारतीय को प्रेरणा देती है कि वो भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है।
पर हाँ, एक सवाल मन में आता है। डॉक्टर कलाम ने जो विजन 2020 देखा था भारत के लिए, हम आज उसके कितने करीब हैं? और उनकी दिखाई राह पर चलकर आगे का भारत कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। जय हिंद। जय हिंद।